तो कंप्लीट कोर्स वाली सीरीज या प्लेलिस्ट कह लो जो हम स्टार्ट कर चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज डे 5 रहने वाला है। इससे पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहां पर आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। और हाँ, एक बार फिर से, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जितना मैं कवर करवा सकता हूँ उतना मैं कवर करवाऊंगा। अगर मुझे लगा मैं बेटर फील कर रहा हूँ आगे जब तुम्हें पढ़ाता जाऊंगा आगे, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स में ऐड करता हूँ वो ऐड कर लूंगा। अगर जहाँ पर लगेगा नहीं अब नहीं करवाया जा रहा तो मैं वहीं पे वीडियो को पॉज करके जितना कंटेंट होगा वो सारा एडिट करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका, ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाना चाहता। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को इंग्लिश वाले क्वेश्चन से। तो देखो, इंग्लिश में जैसे कि आपको पता है एक एंटोनियम होता है, एक सिनोनियम आपसे डिस्कस करता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इडियम फ्रेजेस होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। 4-5 क्वेश्चन ये डेली डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पर और भी इसमें टॉपिक ऐड करे जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर ये सब चल रहा है। तो सभी क्वेश्चंस आपको पता है इंग्लिश के, मैं आपसे वही डिस्कस करता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी इनिशियल लेवल पर जो एसएससी के एग्जाम होते हैं 10th बेस्ड वाले, वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं 12th बेस्ड वाले जो एग्जाम होते हैं वहां पर जो क्वेश्चन आए होते हैं मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फायर। ये जो वर्ड आपके सामने दिया गया फायर, इसका आपको सिनोनियम बताना है, मतलब कि सेम मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया किचन, ऑप्शन नंबर बी में है वरांडा, सी में है बेडरूम और डी में है लॉबी। तो देखो, फॉर को हम किस लिए यूज करते हैं, हम इसको जनरली बोलते हुए एंट्रेंस हॉल है किसी होटल का, किसी रेस्टोरेंट वगैरह का, उसका जो भी एंट्रेंस हॉल है जहाँ पर लोग रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब आते ही थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां पर, पैसे भी कह सकते हो, उसके लिए फॉर वर्ड यूज करते हैं। तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी जैसे आपके घर में भी आ रहे तो किचन में तो जाके एंट्री रेस्ट करेगा नहीं, या वरांडा या बेडरूम, तो ऑब्वियसली बात है एंट्रेंस हॉल की अगर हम बात करें वो लॉबी वाले साइड से ही आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लॉबी बोलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है वहां पर कहा जा रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मतलब वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इतनी बड़ी लाइन लिखी गई, आपको एक ही वर्ड बोल के खत्म करना है। अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहा क्या गया है, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, कोई भी प्ले चल रहा है एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये कहा गया है, उसके जो एंड में शॉर्ट स्पीच दी जाती है उसे क्या कहा जाएगा, उसके लिए एक वर्ड बताओ। ऑप्शन नंबर ए में यूलॉजी। देखो, यूलॉजी हम किस लिए यूज करते हैं, इसको रिटर्न में भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकती है, जो किसी के प्रेज में बोल रहे हो, प्रेज में लिख रहे हो, या जनरली इसको जब किसी के फ्यूनरल पे जाया जाता है तो वहां पे रिमेम्बरेंस डे आप कह सकते हो, याद करते हो, कुछ अच्छी बातें बताते हो उनके बारे में, उस टाइम पे यूलॉजी को यूज डिस्कस करा जाता है, नाम यूज करा जाता है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे से यूज कर रहे हो, लेकिन मतलब वही है कि आप किसी के प्रेज में कुछ लिख रहे हो, कह रहे हो, पैसे कह सकते हो, तो उसके लिए यूलॉजी हम यूज करते हैं। तो ये तो हुआ नहीं कि प्ले का एंड हो रहा है उसमें शॉर्ट स्पीच वगैरह कर रहे हैं। बी में है प्रोलॉग, प्रोलॉग ही से बनता है प्रोलॉग, है ना। तो प्रोलॉग ही क्या होता है, कोई भी आप पोइम है, कोई भी प्ले है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस तरह से, उसके प्रोलॉग ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर एंड की बात करी जा रही है, स्टार्टिंग की बात नहीं करी जा रही है, तो अगर स्टार्टिंग होता हम प्रोलॉग ही बोल देते। ऑप्शन नंबर सी में है एपिलॉग, एपिलॉग ही होता है जो किसी प्ले के एंड में या किसी किसी भी पोएम के एंड में आप बोल रहे हो, या उस पर कमेंट कर रहे हो, है ना, उसको क्लोजिंग कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, उसके लिए हम बोलते हैं एपिलॉग। तो ऑप्शन नंबर सी में जो कहा गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, कि प्ले के एंड में उसको कंक्लूजन दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो उस पर, तो उसको हम एपिलॉग बोलेंगे। और डी में कहा गया कोरस, कोरस तो आपको पता है जो ग्रुप में सिंगिंग वगैरह करो, इस तरह से भी आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, आपको कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग है आपको वो बताने। ऑप्शन नंबर, देखो हर जगह क्या एम्बेरसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एम्बेरसमेंट के सही स्पेलिंग क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है EMBARRAS, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि डबल एस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, EMBARRASSF, यहाँ पे सब कुछ डबल करते हैं वो भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है EMBARRASS, ऑप्शन नंबर सी के स्पेलिंग बिल्कुल सही है, EMB फिर RAR, ठीक है, इसमें डबल आर है, डबल एस है, तो ऑप्शन नंबर सी जो देखने को मिल रहा था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी सबसे गंदी चीज पता है क्या, कोल्ड। अगर कुछ और होता ना मैं आपको आराम से कवर कराता, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी आंखों से पानी भी आ रहा है इस टाइम पे, ये प्रॉब्लम है। वरना कोल्ड नहीं होता ना, ऐसे जैसे कुछ और प्रॉब्लम हो तो बंदे को बंदा एडजस्ट कर लेता है, कोल्ड बड़ा भी वो करता है, दिमाग खराब कर देता है ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कटिंग कॉर्नर्स, इडियम फ्रेज से क्वेश्चन है, कटिंग कॉर्नर है, इसका मतलब आपको बताना क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है स्पेंडिंग टू मच मनी, ऑप्शन नंबर बी में है सेविंग मनी,
ऑप्शन नंबर सी में है मेकिंग मनी या ऑप्शन नंबर डी में है लैंडिंग मनी। तो देखो कटिंग कॉर्नर का मतलब क्या होता है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ जल्दबाजी में कुछ क्विकली कुछ ऐसा करने की ट्राई करो जिससे क्या होता है आपका टाइम बच जाए, पैसा बच जाए, एनर्जी बच जाए। इस तरह से बोल सकते हो कटिंग कॉर्नर, कट कॉर्नर हम जनरली यूज करते हैं ना। तो कट कॉर्नर से यहाँ पे सेव मनी आप बोल सकते हो, कॉर्नर समझो कॉर्नर कट करो, इस तरह से भी आप समझ सकते हो, वहां पे भी आइडिया लगा सकते हो। तो सेविंग मनी, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, एनर्जी टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए हम बोलते हैं कट कॉर्नर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड लीनियंट। ये सारे एग्जाम में आए हुए, कोई भी अपने से नहीं बना रहा हूँ, सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले टाइम पर भी वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। हम हर लेवल के एग्जाम को टच करेंगे। लीनियंट है, लीनियंट का वो एंटोनियम मतलब कि अपोजिट मीनिंग बताना क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जनरस, हेल्पफुल, स्ट्रिक्ट या डिफेंसिव। देखो लीनियंट हम बोलते हैं ना, जैसे हम छोटे छोटे टीचर्स क्या बोलते हैं, मैं बड़े लीनियंट हूँ अभी, है ना, लीनियंसी से पेश आ रही हूँ तुम्हारे सामने, तो ये बदतमीजी मत करो, ये हरकतें मत करो। तो लीनियंसी वर्ड या लीनियंट वर्ड आपने तब जरूर सुना होगा ना। अगर आप शरारती थे तब भी सुना होगा, नहीं भी थे तो भी किसी न किसी को डांट पड़ रही होगी तब वो टीचर्स यूज करते थे। तो लीनियंट का मतलब क्या होगा, आप मतलब बड़े नरम स्वभाव से या हेल्पफुल तरीके से पेश आ रहे हो, है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। तो उसका अपोजिट का हो जाएगा स्ट्रिक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो इंग्लिश का क्वेश्चन है आज का वो हम क्लोज करते हैं और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर रहने वाला है रीजनिंग वाला, और दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमने अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज बोलो वो कंप्लीट किया था, फिर एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी हमने कंप्लीट किया था। आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस। आज इंट्रोडक्शन है तो बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे। अगर आप पहली बार ये टॉपिक कवर करने जा रहे हो तो उन बातों को ध्यान पे रखते हुए आज रीजनिंग का पोर्शन ये स्टार्ट करा जाएगा। तो डायरेक्शन सेंस में होता क्या है, डायरेक्शन की बात करी जा रही है, वो डायरेक्शंस पहचाननी होती हैं, सॉल्व करनी होती हैं। तो पहले दो तरह की डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। एक होती है प्राइम डायरेक्शंस, है ना, जिसे आप मेन डायरेक्शन भी कहते हो। जैसे हम बोलते हैं चार हमारे पास प्राइम डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। तो जिसको इसमें भी कंफ्यूजन होता है, सिंपल मैं हमेशा बताता आया हूँ कि ऊपर की तरफ हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ नोज है ना, नोज है तो नॉर्थ ऊपर की तरफ हो जाएगा। एस से शूज बोल सकते हो, शूज हमेशा नीचे की तरफ आएंगे, तो साउथ साइड नीचे आ जाएगा, नॉर्थ साइड ऊपर आ जाएगा। बाकी अब प्रेम्बल पढ़ते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो डब्ल्यू ई उस तरफ है, डब्ल्यू इस तरफ है, तो हमेशा डब्ल्यू इस तरफ, ई इस तरफ आएगा। तो वेस्ट का है, ईस्ट का है, वो भी आप याद कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास प्राइम डायरेक्शंस जिनके बारे में आपको बताया। इसी तरीके से हमारे पास ये थी प्राइम डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन बोल सकते हो। एक हमारे पास होती है कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हो जाएंगी, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ प्राइम क्या होता है कार्डिनल क्या होता है, क्योंकि ये रीजनिंग का जो एनालॉजी वाला टॉपिक है ना, एनालॉजी वाला, वहां पर ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्थ और ईस्ट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। लेकिन कुछ अगर यहाँ पर पढ़ा हो तो हम क्या बोलेंगे वो कौन से डायरेक्शन में है, तो वो ना नॉर्थ डायरेक्शन में ना वो ईस्ट डायरेक्शन में है, वो इन दोनों के बीच में है, तो हम बोलेंगे वो कौन सी डायरेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो समझ आ रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट है ये कैसी डायरेक्शन है, ये कार्डिनल डायरेक्शन है। फिर जैसे मैं आगे चलूंगा, यहाँ पर मैं बीच में आ जाता हूँ, ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच की डायरेक्शन हो जाएगी वो साउथ ईस्ट हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो जब भी डायरेक्शन बोलनी है ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलना है, ये नॉर्थ और साउथ है ना, इसके फेवर में बोलना है, इसके रिस्पेक्ट में बोलना है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। जब यहाँ पर आ जाओगे तो साउथ और वेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट है तो हम क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। समझ गए हो। तो इस तरीके से इसके फेवर में क्यों बोलते हैं, जो पहले कंपास हम यूज करते थे नॉर्थ साउथ ही होता था, या पहले नॉर्थ साउथ के हिसाब से ही चलते थे, तो पहले ये डायरेक्शन थी, फिर ईस्ट वेस्ट के बारे में हमने समझा, तभी नॉर्थ के साथ वेस्ट को जोड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हैं, साउथ के साथ ईस्ट, साउथ के साथ वेस्ट। जब भी आपको ऑप्शन अगर कभी देखेंगे तो साउथ ईस्ट लिखा होगा, ईस्ट साउथ नहीं लिखा होगा, या ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा होगा, नॉर्थ ईस्ट लिखा होगा। समझ आ गए। जो चार डायरेक्शन है हमारे पास ये कौन सी हैं, ये चार कार्डिनल डायरेक्शन है और चार मेन या फिर प्राइम डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एंगल की। ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। अब एंगल की बात करेंगे, कोई भी दो मेन डायरेक्शंस ले लो,
कोई भी दो मेन डायरेक्शंस, जैसे नॉर्थ है और ईस्ट है, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मेन डायरेक्शंस के बीच की बात कर रहा हूँ। ये साउथ है, ये ईस्ट है, मेन डायरेक्शन है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये ध्यान से समझना अगर पहली बार कर रहे हो। साउथ और वेस्ट मेन डायरेक्शन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ और वेस्ट मेन डायरेक्शन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी आपके क्वेश्चन में कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वहां पर कहा जाता है आप नॉर्थ साइड पर खड़े हो, ठीक है, तो आपको 180 डिग्री जाना है ना। अब वो लेफ्ट या राइट जहां पर भी जाना है, तो अगर आपको यहाँ से 180 डिग्री जाना है तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री है, इसमें ऐड 180 डिग्री, तो घूमकर आप कहाँ पहुंचोगे, साउथ डायरेक्शन में पहुंचोगे। अगर आपको इस तरह से घूमकर 270 डिग्री जाना है तो आपको समझ आएगा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 90 90 180 और 90 270, तो मुझे यहाँ से घूम के इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये मैं 270 डिग्री घूम के आऊंगा, समझ गए हो। इसीलिए आपको बता रहा हूँ 90 90 से भी गैप है, तो पूरा 360 घूम के आना है तो वापस यहीं पे पहुंच जाओगे। सिर्फ 90 यहाँ पर करो 90 डिग्री घूमना है तो 90 डिग्री आप यहाँ पर आ जाओगे, तो मतलब एक बॉक्स जो 90 डिग्री का है आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये मेन डायरेक्शन और एंगल आपको समझ आ गए। अब आगे इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं बीच में, यहाँ से एग्जाम में आपके चांसेस बनते क्वेश्चन आते भी हैं, आपको एंगल ही नहीं पता होगा क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे जितने मर्जी कंसेप्ट समझ लो। अब फिर से हम क्या करते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब आपको तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर मैं कार्डिनल डायरेक्शन बना देता हूँ, ये मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैंने बना दी, ठीक है। हम कार्डिनल डायरेक्शन को वैसे तो कहीं पे यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, हम बिल्कुल सेंटर में मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं कहा होता कि कितने डिग्री में टर्न वगैरह, हमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट ऐसे कहा होता है, तो हम बीचों बीच मान के चलते हैं। तो हम बोलते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। मतलब कहने का ये है कि एक मेन डायरेक्शन और उसके साथ वाले जो कार्डिनल डायरेक्शन है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, एंगल होता है, वो 45 डिग्री का होता है। वैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। टोटल 90 डिग्री था, तो इसकी वजह से 45 डिग्री इधर चला गया, 45 डिग्री इधर चला गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा, ये साउथ ईस्ट मेरे पास आ जाएगा, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री। ये साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट है ना, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में 45 डिग्री और वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में भी 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी बन जाएगा। तो ये तरीका आपको समझ आएगा, पहले 90 डिग्री का एंगल क्या था, फिर 45 डिग्री का एंगल क्या था। अब क्या होता है, अब आपको ना ही वो 90 बोल रहा है, ना ही 180 बोल रहा है, ना ही 45 बोल रहा है। अब आपको बोलता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो, एक बार फिर से आपको वही बोल रहा है। अब आपको इस तरह से घूमना है और इस तरह से घूमते हुए आपको कहाँ पे जाना है, आपको 135 डिग्री पे जाना है। तो 135 डिग्री पे जब आप घूमोगे ऐसे तो कहाँ पहुंच जाओगे, मुझे बताओ। देखो, आपको इतना तो पता है, यहाँ से मुझे जब यहाँ तक जाना है तो 90 डिग्री तो ये मेरे पास बन जाएगा, लेकिन मुझे 135 डिग्री घूमना है ना, यानी कि मुझे 45 डिग्री अभी और घूमना है। तो यहाँ से 45 डिग्री में और आऊंगा, तो यानी कि मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। तो जब मुझे यहाँ से 135 डिग्री जाना है तो मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर आ जाऊंगा, क्योंकि 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, तभी तो 135 डिग्री बनेगा। अगर आप मान के चलो वो मुझे बोलता नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे 225 डिग्री जाना है, इस तरह से घूमते हुए आना है, 225 डिग्री जाना है, तो मुझे पता है 90 तो पूरा ये हो जाएगा और 90 ये, मतलब 180 तो मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। लेकिन मुझे और कितना ऐड करना है अभी, 45 मुझे और भी ऐड करना है। तो यहाँ से 45 और ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। इसका मतलब अब मैं कहाँ आ जाऊँगा, नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ आ जाऊँगा, जब मुझे 225 डिग्री घूमना होगा। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, 45 डिग्री पे यहाँ, 90 डिग्री पे यहाँ, 135 पे यहाँ, 180 पे यहाँ, 225 पे यहाँ, है ना। इस तरह से फिर 270 पे यहाँ, इस तरह से करते हो आपको घूमते ना पूरा 360 डिग्री यहाँ पर आ जाओगे। ये एंगल का कंसेप्ट भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे होगे। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर समझ लो, फिर आप क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपके सारे यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। नहीं हो रहे, एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखना, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अब हम मान के चलो ये हमारे पास डायरेक्शंस थी, फिर से भाई नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है और वेस्ट डायरेक्शन है। अब कभी कभी एग्जाम में आपको क्या बोल रहा होगा, ये आपको बोल रहा होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोल रहा होगा, क्लॉकवाइज को राइट मानकर चलोगे, समझ गए हो। ये राइट को क्लॉकवाइज बोलो, एक ही बात है, ये दोनों बराबर हैं।
वैसे एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है या फिर लेफ्ट भी हो सकता है, ये दोनों भी एक ही है। इसका मतलब क्या है, आपको कभी भी राइट साइड जाना है। राइट साइड जाने का मतलब क्या है, आपको क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, घड़ी के जो हैंड्स होते हैं मिनट हैंड या ओवर हैंड जैसे वो घूमते हैं, उसी तरह से मूवमेंट करनी है। राइट साइड जाना मतलब घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो आपको भी हमेशा ऐसे घूमते हुए आना है, या क्लॉकवाइज बोलोगे तो आपको हमेशा ऐसे घूमते हुए आना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको उल्टी डायरेक्शन से घूमना है, लेफ्ट साइड मतलब आपको उल्टी डायरेक्शन से घूमना है। तो ये कंसेप्ट समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज का मतलब राइट और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट। ये कंसेप्ट समझ आ गया। हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल लेके चल लेते हैं। मान के चलो आप अभी कहाँ पर खड़े हो, आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो। मैं आपको कहता हूँ आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो आपको 90 डिग्री तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 90 डिग्री तो इस साइड घूमोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आता है हमारे पास, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इसके और इसके बीच की 90 डिग्री है। अब आपको देखने को मुझे 90 डिग्री जाना कहाँ पर, क्वेश्चन में बोलोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आपको घड़ी की तरह घूमना है। जब आप यहाँ पर हो, है ना, अगर आप नॉर्थ हो तो आप ये पेन की एग्जाम्पल लेके समझ लो, पेन की कैप को इस नॉर्थ की तरफ कर लो, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो आप ऐसे नहीं कि ईस्ट में आ जाओगे, समझ गए हो। और इसी को अगर घड़ी, इसी को आप मान चलो नॉर्थ, आपको नॉर्थ बोला ना, इसको नॉर्थ की तरफ घुमा दो। आपको एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड बोल दिया, तो वो घड़ी के अपोजिट घूमे, घड़ी की सुई ऐसे थोड़ी घूमती है, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी कि आप वेस्ट साइड में आ रहे हो। अब जैसे हम ईस्ट के एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ईस्ट साइड में खड़े हो और आपको कहाँ जाना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का एंटी, घड़ी का उल्टा जाना है। तो पेन की कैप मैंने कर दी ईस्ट की तरफ। अब आपको उल्टी साइड जाना है, तो उल्टी साइड का मतलब कि आपको ऐसे जाना पड़ेगा। जब आप ईस्ट में खड़े हो और आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इसका मतलब आप नॉर्थ साइड में जाओगे। और जब आप ईस्ट में खड़े हो, आपको क्लॉकवाइज जाना है, इसका मतलब आप साउथ की तरफ जाओगे। तो लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, आपको समझ आ रहा है। अगर आप साउथ में खड़े हो, मैं यहाँ पे साउथ में खड़ा, मैंने पेन या मार्कर की कैप को कहाँ पे कर दिया, साउथ की तरफ कर दिया। आपको क्लॉकवाइज जाना है तो घुमाओ घड़ी की तरह, आप वेस्ट साइड में जाओगे। आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आप ईस्ट की तरफ जाओगे। आप खड़े हो वेस्ट साइड में, आपको क्लॉकवाइज से राइट साइड जाना है, आप घूमोगे नॉर्थ की तरफ। आपको एंटी क्लॉकवाइज से लेफ्ट साइड जाना है, आप आओगे साउथ की तरफ। तो जब भी आप अगर पहली बार कवर कर रहे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पेन या मार्कर कुछ भी आपके हाथ में होगा, उसकी कैप को उस डायरेक्शन की तरफ घुमाओ, फिर घड़ी की तरफ घूमो या घड़ी के अपोजिट घूमो, जैसे एग्जाम में कहा गया। ये कंसेप्ट समझ आ गया। अगर ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कवर करना। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने स्क्रीन में आता जाएगा। बेसिक मेथड से भी कराऊंगा और शॉर्टकट भी कराऊंगा, और कहाँ पर बेसिक मेथड लगाना है, कहाँ पर शॉर्टकट लगाना है, वो भी समझाऊंगा। पहला पार्ट देकर अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब आप फिलहाल ये मान कर चलो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, सारे कंफ्यूजन छोड़ दो। अगर 2-3 पार्ट देखने के बाद कंफ्यूजन होगी तो मैं मानूंगा कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले पार्ट में कुछ कंफ्यूजन होगी वो दूसरे में क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, बस ध्यान से समझते जाना और वीडियोस को शेयर करते जाना है। आपकी तरह अगर कोई और भी पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम आती होगी, उससे वीडियो शेयर करो, उनको बताओ बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से क्लासेस स्टार्ट करिएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा गया हेमंत स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हेमंत पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, और कितने ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न करता है एंड वॉक 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर की वॉक करता है। एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करता है एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने तरीके से कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो हम पहले बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं ना। बेसिक तरीके से कैसे कवर करेंगे, हेमंत स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, मैं यहाँ पे साइड में डायरेक्शन बना देता हूँ, है ना। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, और ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि हेमंत स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हेमंत जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। तो हेमंत अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है। मैं कोई भी एक पॉइंट मान के चलता हूँ, मैं ये पॉइंट मान के चलता हूँ। तो हेमंत कहाँ नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हेमंत को ऊपर की तरफ जाना है, समझ गए हो।
तो देखो जब भी अगर आप पहली बार ये ट्राई कर रहे हो, एग्जाम में ट्राई कर रहे हो ना, तो आपका जो भी पेज है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड या बिल्कुल राइट साइड, बिल्कुल टॉप या बिल्कुल बॉटम में ये पॉइंट कभी नहीं बनाना, ये पॉइंट हमेशा सेंटर में ही बनाने का। अब देखो यहाँ पर कहा था हेमंत स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हेमंत कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, और यहाँ से हमने बोला हेमंत कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हेमंत चल गया ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो हेमंत कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। फिर वो बोलते हैं एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कितना ट्रेवल करके गया है? 5 किलोमीटर ट्रेवल करके गया है। तो मैंने साइड में लिख दिया 5, मतलब जो एरो की लेंथ है वो 5 किलोमीटर की है। फिर वो बोलते देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। मीटर है किलोमीटर है? किलोमीटर, ठीक है। फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है। अब मुझे खुद ही बताओ, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो इस तरफ जा रहा है ऐसे। अब उसको लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट। इसका मतलब उसको ऐसे घूमना है, यानी कि इसको इस तरफ जाना है। इस तरफ वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड बोला है, और यहाँ से लेफ्ट साइड इस तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और इस तरफ वो कितना जा रहा है? इस तरफ वो 10 किलोमीटर तक जा रहा है। तो मैंने मान लिया ये जो लाइन है ये 10 किलोमीटर की है ना। अभी वो यहाँ पर आ चुका है। क्या इतना पोर्शन आपको व्हाइट बोर्ड में दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है इतना पोर्शन, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर था, ये 10 किलोमीटर आ गया। फिर वो कहते हैं एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। दोबारा लेफ्ट साइड टर्न करता है एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 5 किलोमीटर का। अब वो यहाँ पर है, यहाँ से 5 किलोमीटर को कवर करें, लेकिन लेफ्ट साइड में। अब मुझे खुद ही बताओ, यहाँ पर ऐसे एरो ये है, कहा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब घड़ी के अपोजिट घूमना है। घड़ी के अपोजिट ऐसे घूमना पड़ेगा, इसका मतलब उसको नीचे की तरफ आना है। अगर राइट साइड होता तो घड़ी की तरफ घूमता, इसका मतलब उसे ऊपर की तरफ जाना होता। यहाँ पे कहा था लेफ्ट साइड मतलब नीचे की तरफ आना। कितना? 5 किलोमीटर। अब आपको पता है ये लेंथ 5 किलोमीटर की है, तो यहाँ पर भी सेम लेंथ बनाओ, क्योंकि 5 किलोमीटर ही आना ना। अगर ज्यादा आना होता मैं 5 थोड़ी बड़ी बनाता, समझ गए हो? तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान देना है। मतलब वो अभी कहाँ पर आ चुका है? अभी वो यहाँ पर आ चुका है। फिर आपको वो बोलता है नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फार मतलब दूर। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है अभी आपको बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका ये था ना, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर, आप मुझे खुद ही बताओ। ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है इसका एंड पॉइंट जहां पर फाइनली अभी है। इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? जितना ये डिस्टेंस है उतना ये अभी होगा। मतलब कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है वो भी समझ लो। पहले का है हेमंत स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हेमंत नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। आप लिख दो 5। 5 किलोमीटर जाता है कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर भी जा रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। फिर वो कहता है देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। फिर वो 10 किलोमीटर जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड। अब मुझे बताओ नॉर्थ का लेफ्ट साइड कौन सा होता है? ये राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, आपको पता है। यानी कि वो वेस्ट साइड में आ चुका है। ये भी हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड कवर्स 5 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर, लेकिन कहाँ पे? लेफ्ट में। वेस्ट में आ चुका था। वेस्ट का लेफ्ट का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, साउथ हो जाएगा। कुछ और नहीं बचा हुआ। जितना भी हमें कहा था वो हमने इस तरह से लिख लिया, सॉरी, जितना भी हमको कहा था वो सारा हमने इस तरह से लिख दिया, नॉर्थ वेस्ट साउथ डायरेक्शन बना के। ये भी काम आपको करना है। अब आपको एक बात का ध्यान देना है, जो भी अपोजिट साइड होंगी, जो भी अपोजिट साइड होंगी उनको हमेशा कैंसिल कर देना या फिर माइनस कर देना। अब ऐसे भी बोल दो, जो भी अपोजिट साइड होगी वो हमेशा माइनस होंगी, और जो सेम साइड होगी वो हमेशा प्लस होंगी। अपोजिट साइड का मेरा मतलब क्या है? जैसे देखो आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये नॉर्थ है, नॉर्थ का अपोजिट क्या है? साउथ। जब भी आपको नॉर्थ साउथ दिखेंगे इनको माइनस कर दो। जब भी आपको ईस्ट वेस्ट, ये भी अपोजिट है, इनको माइनस कर दो। समझ गए? सेम मतलब 2 बार नॉर्थ दिख जाएगा तो उनको प्लस कर दो। अब ये धीरे धीरे समझ आता जाएगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। आपको पता है नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, सामने दिख रहा है अपोजिट होते हैं, है ना। तो इनको माइनस कर दो। 5 में से 5 माइनस करोगे 0। ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच गया मेरे पास? 10 और वेस्ट। ये 10 क्या हमारे पास होगा? 10 होगा, कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वही यहाँ पर आ रहा था। और डायरेक्शन भी बताता है कि फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो वेस्ट डायरेक्शन में है। आप खुद देखो, स्टार्टिंग में वो यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पर है। तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है? इस साइड वेस्ट डायरेक्शन है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में ही है। तो इस शॉर्टकट ट्रिक से
आप डिस्टेंस भी बता पा रहे हो और डायरेक्शन भी बता पा रहे हो। अगर नहीं समझ आ रहा और क्वेश्चन करेंगे, वहां से और क्लैरिटी मिल जाएगी। बस वीडियो को आगे देखते जाओ, आराम से समझते जाओ, शेयर करते जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हो सकता है पहले दिन वीडियो देख रहे हो और पहले दिन वीडियो देख के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, किसी किसी क्वेश्चन में ये ट्रिक नहीं भी लगेगी, तो आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। और कहाँ पर नहीं लगेगी वो आपको भी क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पर आपको बेसिक मेथड लगाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कहा हुआ क्वेश्चन के लास्ट में, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है। तो मतलब जब भी आपको बोला होगा ना स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट की जगह वो किसी का घर भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई रोड क्रॉसिंग भी हो सकती है, कोई बस स्टैंड भी हो सकता है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट आपको जो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था उसके हिसाब से कितनी दूरी पर है, तो आपको ट्रिक लगानी है। इस क्वेश्चन में क्लियरली बोल सकते स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, आपने ट्रिक लगा दी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, देखो यहाँ पर भी लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम ले लिया ना, तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट का नाम ले लेंगे इसका मतलब क्या है, आपको ट्रिक लगानी है टाइम बचाने के लिए। अब दूसरे क्वेश्चन है, दोनों तरीके से कराऊंगा, बेसिक मेथड से भी कराऊंगा, ट्रिक से भी कराऊंगा, और जिसको ये आता है अच्छे से वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है या इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की तरह भी कवर कर सकते हैं। अब जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इंदु ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर टू द वेस्ट, इंदु जो है वो 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है। तो इंदु ने मान से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ गई, ये इंदु 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ गई है। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ, राइट साइड जाके कितना ट्रेवल करती है वो 7 किलोमीटर, तो ये 7 किलोमीटर वो राइट की तरफ आ गई है। अब इंदु यहाँ पर आ चुकी है। फिर कहते हैं देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर। यहां पर आने के बाद वो लेफ्ट साइड जाते हैं और 8 किलोमीटर, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड आना है मतलब इस तरफ आना है, और कितना आना है 8 किलोमीटर आना है। अब लेफ्ट साइड ये आ गया 8 किलोमीटर मान के चल लो। क्या ये वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इन बातों का ध्यान देना है। पहले यहाँ पर क्या है, इंदु जो वेस्ट साइड में जा रही है 9 किलोमीटर, फिर राइट साइड ऊपर गई 7 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट साइड टर्न किया और 8 किलोमीटर वो यहां पर पहुंच चुकी है। फिर कहते हैं देन ट्रेवल्ड बैक एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर, फिर वो उल्टी साइड जाते 11 किलोमीटर। अब यहां से वापस उल्टी साइड 11 किलोमीटर जा रही है, तो 8 किलोमीटर तो ये था, उल्टी साइड मतलब पीछे बैक वापस जा रही है, तो वापस जाके 8 किलोमीटर तो ये कवर करना पड़ेगा, 3 एक्स्ट्रा और यहाँ पर मिला दो, ये 3 किलोमीटर और वो यहाँ पर आ रही है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो इंदु अब यहाँ पर आ, क्योंकि यहाँ से 11 किलोमीटर पीछे जाना है, तो यहाँ से 11 किलोमीटर पीछे के लिए 8 किलोमीटर तो यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर और पीछे आना पड़ेगा। तो इंदु भी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद क्या कहा है, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर। यहाँ पर आने के बाद राइट साइड मतलब गड्ढे की तरफ घूमना है, ऐसे नीचे की तरफ आना, कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 7 किलोमीटर, तो यहाँ से नीचे की तरफ आना तो 7 किलोमीटर, ये 7 है तो यहाँ पर वो आ जाएगी, तो ये इंदु यहाँ पर आ चुकी है। अभी इंदु का फाइनल पॉइंट ये आ चुका है। तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर आपको बताना है। खुद देखो ये पूरा कितना था, ये पूरा 9 था, और ये कितना है, ये मतलब 3 है, तो ये और ये कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 9 में से 3 हटा दो, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा। तो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर आपको ये नहीं समझ आया ट्रिक से कैसे करना है, इंदु ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर वेस्ट, 9 किलोमीटर वेस्ट इंदु ने ट्रेवल किया था। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर राइट साइड, वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया। उसके बाद क्या है, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लेफ्ट साइड किया, तो यहाँ से लेफ्ट साइड मतलब क्या है, उल्टा वेस्ट साइड वो आ जाएगी, तो वो वेस्ट साइड आ गई है। उसके बाद क्या है, देन टर्न बैक एंड ट्रेवल्ड 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर वेस्ट का बैक मतलब वेस्ट से वापस बैक मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ आ गई है, यानी कि ईस्ट की तरफ आ गई है, तो 11 किलोमीटर ईस्ट मैंने कर दिया ना। राइट लेफ्ट तो ठीक है, जब बैक का मतलब क्या होगा, अपनी पोजीशन से बिल्कुल बैक बल्कि बिल्कुल पीछे, तो पीछे वेस्ट का पीछे क्या है, ईस्ट साइड है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद बोलते देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर राइट साइड, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्या नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड का इतना वाला? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अच्छी बात है।
अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अपोजिट डायरेक्शन देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसको 2 मिनट ऐसे करते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये भी 7 है, 7 नॉर्थ 7 साउथ, अपोजिट को माइनस करते हैं, 7 में से 7 कटेंगे तो बिल्कुल 0 बच जाएगा, ठीक है। ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, और वेस्ट वेस्ट सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं, 9 में 8 ऐड करो 17, तो 17 वेस्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद देखो मेरे पास क्या बच गया, 11 ईस्ट भी तो बचा है, 11 ईस्ट को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ईस्ट और वेस्ट ये भी तो अपोजिट है, अपोजिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 17 में से 11 जाएंगे 6, तो 6 तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब 2 डायरेक्शन है, वेस्ट भी है ईस्ट भी, यहाँ पे मैं कौन सी लिखूंगा, यहाँ पे मैं वो डायरेक्शन लिखूंगा जो बड़े के साथ होगी, 17 ग्राम में से बड़ा 17 है, तो 17 के साथ वेस्ट है, यहाँ पे भी वेस्ट लिखूंगा। तो इन 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और वेस्ट साइड में है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अभी यहाँ पर है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया, और इन 2 भी इस तरफ है, यहाँ पर है, तो वेस्ट साइड में है। तो आगे ट्रिक काम, अगर आगे तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसे यहाँ पर हम, अगर आपको बेसिक मेथड से करना आप ट्राई कर लो, मैं आपको इस क्वेश्चन को जो है वो ट्रिक की हेल्प से कराऊंगा। बेसिक मेथड आप खुद से भी ट्राई करो, क्योंकि सभी क्वेश्चन बेसिक मेथड ट्राई करूंगा, जहां पर मुझे लगेगा जरूरी है करवाना, जैसे स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन में कराया कि आपने क्वेश्चन कैसे करना, अगर बेसिक मेथड से करना। अब इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करो, मैं ट्रिक से करवाता हूँ। सौरभ वॉक्स 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, सौरभ जो है 12 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 12 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 मीटर, 8 मीटर राइट साइड, ईस्ट का राइट कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, साउथ साइड में आ गया। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 6 मीटर, 6 मीटर लेफ्ट में, साउथ का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, तो 6 मीटर ईस्ट में आ गया। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर, फिर से लेफ्ट साइड टर्न किया, ईस्ट का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये हो गया नॉर्थ, 15 मीटर मूव किया, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 18 मीटर मूव करता है, नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो ये वेस्ट हमारे पास हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या है, नाउ टूवर्ड्स हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट का मेंशन था ना, तभी मैं ट्रिक लगा रहा हूँ। अब आपसे पूछे कितने दूर है और कौन से डायरेक्शन में है, तो हम दोनों चीज इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखो कुछ कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको और सिंपल कर लेते हैं ना, जैसे यहाँ पर क्या, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, सेम सेम को तो हम ऐड करते हैं, 12 ईस्ट और 6 ईस्ट कितना बच जाएगा, 18 ईस्ट है ना, बाकी 8 साउथ को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ये 15 नॉर्थ को भी मैं वैसे ही रहने देता हूँ, और 18 वेस्ट को भी मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब देखो ईस्ट और वेस्ट तो अपोजिट है, ये ईस्ट और वेस्ट पूरे कैंसिल हो जाएगा, 18 में से 18 का 0 बच जाएगा। अब 15 नॉर्थ और 8 साउथ है, ये भी तो अपोजिट है, नॉर्थ साउथ, तो अपोजिट में क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 15 में से जब 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, डायरेक्शन जो बड़े के साथ है, तो मतलब जो लड़की है लड़का जो भी यहाँ पर है वो 7 किलोमीटर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, 7 मीटर और नॉर्थ डायरेक्शन, जो कितनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो भी आपके सामने स्क्रीन में आएगा, ये भी आपको आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक ट्रिक से भी कराऊंगा, बेसिक मेथड से भी कराऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए अच्छे से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो जाती है, तो पहली बार इस टॉपिक को कवर करके जाते हैं या अच्छे से नहीं कवर करके जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा हुआ है, वेद वॉक्स 9 मीटर टूवर्ड साउथ, पहले मैं शॉर्टकट से आपको करवा देता हूँ, वेद कहाँ पे जाता है, 9 मीटर साउथ में जाता है, मैंने 9 मीटर साउथ लिख दिया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 मीटर, 5 मीटर जाता है, कौन सी डायरेक्शन बोले थी, राइट साइड, साउथ का राइट साइड कौन सा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 4 मीटर, फिर से राइट साइड और 4 मीटर, 4 मीटर फिर से राइट साइड, वेस्ट का राइट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लास्ट में वो लेफ्ट साइड टर्न करता है और 7 मीटर, 7 मीटर लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ का लेफ्ट में बोलूंगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, हमने ये भी लिख दिया। उसके बाद है देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से भैया स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है, कौन से डायरेक्शन में है, क्वेश्चन में वो था तभी मैं ट्रिक लगा रहा था, क्योंकि पहले से स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 9 साउथ है और ये 4 नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, माइनस हो जाते हैं, तो 9 में से 4 गए 5, डायरेक्शन कौन सी जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ साउथ था,
और यहाँ पर क्या वेस्ट और वेस्ट सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं, 7 और 5 12, डायरेक्शन तो एक ही है। अब मैंने ये लिख दिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर नॉर्थ साउथ होता मैं माइनस करता, ईस्ट वेस्ट होता मैं माइनस करता, या साउथ साउथ होता मैं ऐड कर लेता। लेकिन यहाँ पर हुआ कि ए डायरेक्शन ये वाली है, एक डायरेक्शन ये वाली है, ना ही मैं प्लस कर पा रहा हूँ ना ही मैं माइनस कर पा रहा हूँ। तो ऐसे डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी आंसर में वो साउथ वेस्ट हो जाएगी। मतलब जो भी पर्सन होगा वो स्टार्टिंग पोजीशन से कहां पर होगा, या कहीं पे बीच में होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे साउथ वेस्ट, तो वो आपको ऑप्शन नंबर 3 में भी देखने को मिल रहा है और 4 में भी देखने को मिल रहा है। अब हम चेक कैसे करें, डायरेक्शन चेक करना सबसे बड़ी बात यह है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जहाँ के ऑप्शन ऐसे होंगे कि एक ही ऑप्शन होगा वहां पे साउथ वेस्ट होगा, बाकी किसी में नॉर्थ, किसी में साउथ, किसी में ईस्ट। उसमें आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन आपको कंफर्म है साउथ वेस्ट। जिस ऑप्शन में साउथ वेस्ट वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा डायरेक्शन साउथ वेस्ट वाली आ जाएंगे ऑप्शन में, तो वहां पे आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको करने का तरीका क्या है, आप जो पहले नंबर है उसको स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, फिर उसमें प्लस कर दो दूसरे का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 140, 160, 169, जो भी हमारे पास आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। या फिर ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और 13 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा था। पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर उनको ऐड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर था करेक्ट आंसर। ये सबको समझ आ जाएगा, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी और आने भी नहीं चाहिए, समझियो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा केस होगा जब डायरेक्शंस ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये या ये आ जाएगा, मतलब एक आपको जैसे ना ही प्लस हो रहा होगा ना ही माइनस हो रहा होगा, ऐसे केस में आपको इन बातों का ध्यान देना है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहां से और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पहले इसी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर बेसिक मेथड से कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। वेद पहले 9 मीटर साउथ की तरफ जाता है, तो वेद यहाँ पर है और वेद 9 मीटर साउथ की तरफ चला गया, तो वेद 9 मीटर साउथ की तरफ चला गया। फिर वो राइट साइड जाता है और 5 मीटर मूव करता है। यहाँ से राइट साइड मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे वो कितना गया 5 मीटर उसने मूव कर लिया। उसके बाद वो क्या बोलता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और 4 मीटर मूव करता है, तो मतलब वो यहाँ कहीं पर आ गया, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन 9 मीटर की, तो 4 मीटर तो कम ही होगा ना इससे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो अपनी लेफ्ट साइड टर्न करता है, मतलब इस तरफ टर्न करेगा और 7 मीटर मूव करता है, तो वो यहाँ कहीं पर आ चुका है अभी, ठीक है। तो आपको बोल रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था ये था। अब इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है आपको वो निकालना है, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, समझ गए हो। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो मुझे बताओ। आपको ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन तो आपको समझ आ गई, ये ऐसे है ना। अगर इधर तो मैं बोलता ईस्ट है, नीचे इधर तो मैं बोलता वेस्ट है, नीचे तो मैं बोलता साउथ है, लेकिन ये वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, तो साउथ वेस्ट मेरे पास वहां से आंसर आ गया था। डायरेक्शन तो मुझे समझ आ गई थी कि ना ही बिल्कुल इधर है ना ही बिल्कुल नीचे है, ये बीच में कहीं पर है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो मुझे समझ आ गई थी। लेकिन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब अगर बेसिक मेथड से करना है आपको ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, तो इसको आप आगे एक्सटेंड कर दो, है ना। तो आप क्या निकालोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल दो, परपेंडिकुलर बेस, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो बेस का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर कर लो 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा 9 था, ये पूरा 4 था, तो 9 में से 4 माइनस कर दो 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, एक बार वो भी चेक करना पड़ेगा, है ना। एक बार चेक करना पड़ेगा मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये 7 मीटर था इतना और ये 13 था, तो बेस पूरा कितना 13 है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 160। क्या पे गलती कर रहा हूँ मैं, कौन सी गलती कर रहा हूँ, ये 7 है और ये 5 है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्योंकि बेस यहाँ से यहाँ तक नहीं है, बेस ये पूरा है, तो बेस के लिए मुझे ये भी और ये 7 भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से 7 मीटर ट्रेवल किया था, तो 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 169, वही बात बन जाएगी, स्क्वायर वहां पे जाके अंडर रूट बन जाएगा और 13 आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगी यहाँ पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन बेसिक मेथड से करना है तो आपको ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, सो दैट आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सको।
वही कि हम शॉर्टकट मेथड में करा था जो आपको मैंने समझाया यहाँ पर। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। इस टॉपिक को ज्यादा नहीं कवर कर पाऊंगा, अगर ज्यादा कवर कर लिया तो बाकी सब्जेक्ट नहीं कवर करवा पाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँ मुझे पता है एनर्जी मेरी खत्म होती जा रही है और थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती जा रही है। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, रोहित वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इसको मैं शॉर्टकट से करूंगा क्योंकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी किलोमीटर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। रोहित पहले क्या करता है, 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो रोहित 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। उसके बाद वो बोलता है देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड टर्न करता है और 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड, नॉर्थ का लेफ्ट साइड कौन सा आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, तो ये वेस्ट पे आ गया। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो दोबारा लेफ्ट साइड टर्न करता है और 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर लेफ्ट मतलब कहां पर, साउथ में आ जाएगा। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट साइड 3 किलोमीटर, साउथ का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो बस आपको सॉल्व करना, देखो ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये साउथ है, तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट, -3 में से 2 1 माइनस करो, 1 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर डायरेक्शन पूछी होती तो ईस्ट डायरेक्शन है, तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल साइंस में जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था लाइट वाला, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट की जो वीडियो में हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशंस क्या हैं, कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल के साथ आपको समझाया था। तो आज की इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो नया टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है, आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपने समझना। लेकिन उससे पहले प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, शायद से पहली वीडियो में आपको समझाई थी प्लेन मिरर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी डिटेल्स कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको उसमें बताया था। एक कंसेप्ट बताना भूल गया था, वो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। अब प्लेन मिरर से एग्जाम में ये क्वेश्चन आते थे इस तरह से, नंबर ऑफ इमेजेस। आपको कहा जाता है कि आपके पास एक प्लेन मिरर नहीं है, आपके पास 2 प्लेन मिरर है। मान के चलो एक प्लेन मिरर आपने ऐसे रख दिया, दूसरा प्लेन मिरर आपने कुछ ऐसे करके रख दिया, 2 प्लेन मिरर आपने रख दिया कुछ एंगल पे रख दिए, है ना, कुछ भी एंगल वो हो सकता है, और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी टोटल कितनी इमेजेस बनेंगे, क्या 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 5 बनेंगे, कितनी इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस टाइम रेलवे की वैकेंसीज आई थी, ये एएलपी टेक्नीशियन वगैरह वाले, उस टाइम बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला। देखो यहाँ पर क्या करना होता है, अगर मैं बात करूँ, 2 मेरे पास मिरर आ गए, प्लेन मिरर थे, तो थीटा मान लो वो एंगल है जिस एंगल पे वो मिरर हमने रखे हुए हैं, समझ गए हो, थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे दोनों मिरर को रखा गया है। अब मान के चलो वो जो मिरर थे वो दोनों 60 डिग्री या में 120 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं। वो जो 2 मिरर हैं, उन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो अब कितनी इमेजेस बनेंगे, वो इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो। फॉर्मूला समझ आ गया, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। 360 हमेशा सेम रहने वाला है, n का मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, थीटा आपको दिया होगा कि कितने एंगल हैं उन दोनों मिरर के बीच में। तो आपको बोलते एंगल 120 डिग्री है, आप 360 डिवाइड बाई 120 सॉल्व करो, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं, नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगे। 2 मिरर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री का है और उन 2 मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दी है, टोटल इमेजेस कितनी बनने जा रही हैं, टोटल इमेजेस 3 बनने जा रही हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ गया, बड़ा आसान है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बड़े आराम से कवर कर लोगे। एक दूसरे केस में समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप यही क्वेश्चन समझ के या यही क्वेश्चन पढ़ के आगे चले जाते हो तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। वो कहाँ पर होती है, अब दूसरा केस वो आपके सामने लेके चलता है, वो फिर से बोलता है कि 2 मिरर मेरे पास हैं, दोनों प्लेन मिरर हैं, उन दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है वो इस बार आपको 60 डिग्री मान के चलता है, 60 डिग्री है। तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, मतलब डिग्री आपको कितने दे, 60 डिग्री आपको बोल दे, नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, आप बोलोगे n इक्वल टू 360 अपॉन में 60 करूंगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस 6, और 6 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आप टिक करके आ जाओगे, खुश हो जाओगे। लेकिन जब आंसर की आएगी आप चेक करोगे, वहां पे आंसर तो गलत हो गया, वहां पे आंसर 5 था। तो इस बात का ध्यान देना है, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो
नंबर ऑफ इमेजेस में आपके पास कोई भी ऑड नंबर आ रहा है, जैसे अभी लास्ट में 3 आया था, 5, 7, 9, 11, ऐसा कुछ भी नंबर आ रहा है तो ठीक है, आंसर वही हो जाएगा। इन केस अगर ऑड नंबर की जगह इवन नंबर आ जाता है आंसर, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस 6 आया है, कहीं पर 4 आ जाता है, कहीं पर 8 आ जाता, तो अगर इवन वाला कभी भी केस आ जाएगा तो आपने क्या करना है, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसमें से 1 माइनस कर दो। जैसे आंसर 6 आ रहा था, मैंने 1 माइनस करके 5 बना दिया, मतलब आपको ऑड नंबर बनाना है, इतना ध्यान रखना है। पहले से ही ऑड है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर ऑड नंबर नहीं आ रहा तो हमेशा एक स्टेप माइनस कर देना, सो दैट आपका आंसर ऑड में आ सके। नंबर ऑफ इमेजेस ऑड ही बनने जा रही हैं, तो ये तरीका आपको समझना पड़ेगा। दो प्लेन मिरर जब हमने लिए तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, उसका फॉर्मूला है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ये कंसेप्ट आपको अगर समझ आ गया, अब हम चलते हैं बेसिक क्वेश्चन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की तरफ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है, यहाँ से एग्जाम में लाइट वाला चैप्टर ऐसा है जो अपने आप एक बड़ा चैप्टर है, और अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन कवर करके जाओगे तो कुछ नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। इसीलिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा कवर करवा रहा हूँ, लेकिन जितना भी कवर करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डे 1 से ही साइंस आपका चल रहा है आगे। रिफ्लेक्शन जो हम बचपन में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में क्या बोलते हैं, कि हम बोलते हैं प्लेन मिरर है या कोई भी मिरर मान के जिसके सरफेस को पॉलिश करा हुआ है ना। अब एक लाइट की रे है, कोई भी लाइट की रे है वो यहाँ पर आ रही है और इस पॉइंट पे उसने स्ट्राइक करा। जो लाइट की रे आई है हम इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि लाइट की रे कहीं पे इंसिडेंट हो रही है, कहीं पे पड़ रही है, हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं मिरर के ना, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां से हम हमेशा क्या करते थे, एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ठीक है। फिर अब होता क्या था, लाइट की रे ने यहाँ पे स्ट्राइक करा, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट की रे वापस इस तरह से चली जाती है। जो लाइट की रे टकरा के वापस पीछे चली गई है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये लाइट की रे यहाँ से क्रॉस क्यों नहीं कर गई, क्योंकि हमने मिरर को तो पॉलिश करके रखा हुआ है। जब पॉलिश कर दिया है तो लाइट को क्रॉस कहाँ होने देगा, ये तो ओपेक बन चुका है, तो लाइट की स्ट्राइक करके वापस पीछे चली जाएंगी। तो ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब बड़ा ध्यान रखना है, मिरर हमेशा पॉलिश होना चाहिए, पॉलिश होगा तभी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वरना लाइट आगे चली जाएगी। एक ये केस, दूसरे केस ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। अब ये जो इंसिडेंट रे थी और जो नॉर्मल था, इनके बीच का जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस क्वेश्चन पर भी कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, और एग्जाम में होता क्या, डायग्राम भी कुछ भी बना होगा वहां पर इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देगा तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा जो एंगल बनेगा वो नॉर्मल के साथ बनेगा। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बन गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का बन गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल नहीं बनेंगे, ये वाले एंगल की बात करें, इन्हें बोलते हैं इंसिडेंट रे, इन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको लॉज होते हैं उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने लाइट से इंसिडेंट होगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान के चलो मिरर है एक हमारे पास, उसमें आपने क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारे पास पॉलिश्ड मिरर है, लाइट की रे जो है वहां पे इंसिडेंट करे कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहले लॉजिक तो ये कह रहा है। दूसरा कहता है ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे, किसी दूसरे प्लेन में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ से जैसे एयर से या वाटर में चल जाएगा, अगर वाटर में सब पूछो तो सारे जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं वो वाटर में देखने को मिलेंगे, एक ही प्लेन में सब सभी लाई करेंगे। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर आएगा तो यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पे इतना याद रखना है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो कवर हो गया। लेकिन एग्जाम में रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन और बना था, वो कैसे, दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी आपको समझा देता हूँ। अब सबसे पहले जैसे आपको क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन का दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर। इररेगुलर को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या मतलब, हमारे पास एक मिरर है जो कि बिल्कुल फाइन मिरर है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल फाइन है, किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं है। लाइट की रे आई, रिफ्लेक्ट की ले, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो बिल्कुल इस तरह से अगर जो पैटर्न हमारे पास चल रहा है, रेगुलर रेज है, हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, मिरर पॉलिश्ड है। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि हमारे पास मिरर जो है वो फाइन नहीं है, कुछ इस तरह के इसमें आपको ये कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लाइट की रे आएगी ऐसे चल जाएगी, ऐसे ऐसे चल जाएगी, यहाँ पे सब कुछ रेगुलर नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि मिरर हमारे पास बिल्कुल फाइन नहीं है। इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड
या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और जितने भी फिनोमेना हम देखते हैं वो सारे किसकी वजह से होते हैं, वो डिफ्यूज्ड या इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सरफेस, जो हमारे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, ये घर आप देखोगे, कुछ बिल्कुल प्लेन नहीं होता, कुछ ना कुछ वहाँ पे डेविएशंस देखने को मिलती हैं। ये आप इंजीनियरिंग में आराम से पढ़ते हो इसके बारे में, डेविएशंस के बारे में। जो भी हम देखते हैं वो डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको वो भी यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। यहाँ पर आपको बोलता है आपके पास एक मिरर था, रिफ्लेक्शन का केस ही चल रहा है। आपको वो बोलता है कि आपने क्या कर दिया, जो मिरर था आपके पास, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये मिरर पॉलिश है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपको वो बोलता है आपने क्या कर दिया, आपने इस मिरर को टिल्ट कर दिया। अगर आपने मिरर को टिल्ट कर दिया तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब कितना आएगा। अगर मिरर टिल्ट नहीं होता तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक सेकेंड। चलिए अब हम करंट अफेयर्स कवर करना स्टार्ट करेंगे सितंबर के मंथ में, क्योंकि सितंबर के मंथ से सीरीज स्टार्ट करी गई है। डेली बेसिस पर कोई 8 या 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लाता हूं। तो सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट, सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट 8-10 करंट अफेयर और आपके सामने आएंगे। कुछ भी अगर दिखाई नहीं देता, समझ नहीं तो टेंशन मत लिया करो, स्क्रीन में इमेजेस साथ में आती हैं, मैं बोलता भी जाता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, अपने नोट्स भी आपको बनाते जाने हैं। बाकी बात मैं क्लियर कर दूं, मेरी बैटरी यहाँ पर लो चुकी है, क्या पता मैं कितना पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जितना भी कवर करवाऊंगा अपने तरफ से कोशिश करूंगा सब और भी सब्जेक्ट ऐड कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कितना करवा पाऊंगा, क्योंकि जब मैं बना रहा हूँ ना वीडियोस, आपको नहीं पता मैं बीच में कितनी ब्रेक ले रहा हूँ बीच में वीडियो बनाने के लिए। और वो ब्रेक लेके पढ़ाना, ब्रेक लेके पढ़ाना, वो मुझे खुद ही डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें। एक ही फ्लो में पढ़ा हुआ अलग रहता है, रुको कहाँ से स्टार्ट किया था क्या पता आपको ना समझ आ रहा, छोड़ो आगे कंटिन्यू करते हैं। और कहा जाता है कि कंप्यूटर का सेक्शन ऐड करो। देखो कंप्लीट कोर्स का मतलब आपको सब कुछ कवर करवाया जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। कंप्लीट कोर्स मतलब कंप्लीट कोर्स करवाना है, बस थोड़ा सा टाइम मुझे दो, सब कुछ मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा। जो आज सब्जेक्ट है कल की वीडियो में सब्जेक्ट रह गया तो उसकी सॉरी बोलना चाहूंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए। मैं थोड़ा सा रिकवर कर लूँ सही से, जैसे पहले की तरह फील करूंगा ना, मैं आराम से आपको कवर करवा सकता हूँ। तो आज का पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट रहने वाला है वो है 43rd एशियान समिट। एशियन आपको पता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म रहती है। फुल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इस बार जो समिट थी कौन सा नंबर था, ये 43rd एडिशन आप इसे कह सकते हो, एशियन समिट का था। कहाँ पर हुए, किसने होस्ट कर, जकार्ता ने, इंडोनेशिया की बात कर सकते हो, वहां पे होस्ट करे गए थे। थीम क्या रखी गई थी, एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। आगे चलते सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, टीचर्स डे की इस बार बात करेंगे। 75 टीचर्स को इस बार अवार्ड दिया गया, सम्मानित करा गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये क्वेश्चन क्यों सबके सामने लाया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पूछता कि रिपब्लिक डे में कितनों को अवार्ड मिले थे, या एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थे टीचर्स डे में कितने टीचर्स को अवार्ड मिले थे, तभी ये क्वेश्चन आपके सामने लाया। 75 टीचर्स को इस बार अवार्ड दिया गया टीचर्स डे के दिन में। फिर डैनियल मैगे आपको नाम देखने को मिल रहा है, एज 29। ये एक नया रिकॉर्ड बना है, पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहली बार किसी ट्रांसजेंडर वुमेन को सिलेक्ट करा गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, इसलिए एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। सितंबर के मंथ का लेटेस्ट करंट अफेयर है। नेक्स्ट पॉइंट, ये दिव्या देशमुख आपको नाम देखने को मिल रहा है, 17 ईयर एज है, नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ये विनर रही है 2023 की टाटा स्टील चेस इंडिया चैंपियनशिप रही है, उसकी ये विनर रही है, इसीलिए नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये एन वलरमथ आपको नाम देखने को मिल रहा है, इसरो के साइंटिस्ट रह चुकी हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 का जो काउंटडाउन चल रहा था, आवाज सुना था 10 9 8 7, वो आवाज इनके द्वारा दी जाती थी। तो अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट आया जिसकी वजह से डेथ हो चुकी है, तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये नाम को पता होना चाहिए। राजेश नाम्बियार की बात कर रहे हैं, चेयरपर्सन सेलेक्ट करके नास्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की जो है चेयरपर्सन ने अपॉइंट करा गया, तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी 2023 वाली, यहाँ पर चाइना ने टॉप करा, 28 मेडल थे। सेकंड नंबर पर यूक्रेन था, तीसरे नंबर पर इंडिया आया। इंडिया को टोटल 14 मेडल मिले, जिसमें 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को देखने को मिले। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें 2023 वाली।
उसके बाद 5 सितंबर को टीचर्स डे, आपको पता ही है एस राधा कृष्ण के बर्थ एनिवर्सरी तो तभी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन 5 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में सबल योजना एक लॉन्च करी गई, यानी कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनके लिए लॉन्च करी गई है, हिमाचल प्रदेश में करी गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखदेव जी के द्वारा करी गई है, सुखविंदर सिंह सुखदेव जी के द्वारा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, आप में से मैक्सिमम को नहीं पता, क्वेश्चन बार बार 2-3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ मेरे सामने। ये आपको मैंने कहा है कि जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसका टेस्ट आपका एप्लीकेशन पर अपलोड होता रहता है, तो उसका लिंक आपको, जो कोर्स उसका नाम है परफॉर्मेंस, कंप्लीट कोर्स परफॉर्मेंस करके एप्लीकेशन में आता है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन में जाके भी सर्च कर सकते हो। AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिलता है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करो। उसको अपन को 99 रुपीज़ प्राइस रहने वाला है। अभी 99 रुपीज़ की पेमेंट आपको सिर्फ एक ही बार करनी है, हर बार नए टेस्ट के लिए नहीं करनी है, सिर्फ एक ही बार 99 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। जितने भी टेस्ट होते जाएंगे वो सभी वहाँ पर ऐड होते जाएंगे, आपको जब ठीक लगता है, जब आपने वीडियो देख ली, उस जैसे डे 3 की वीडियो देख ली तो डे 3 का वहाँ पे टेस्ट होगा डे 3 के नाम से, वो जाके अटेम्प्ट कर लो। तो वो एक ही बार पेमेंट आपको करनी है, बार बार आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो उसमें सारे टेस्ट जितने भी डेज आपके सामने आएंगे डे वाइज वहाँ पर टेस्ट भी आते जाएंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आप जाके कभी भी चेक कर सकते हो कि आपको पता है, या फिर डे 3 तक आपने टेस्ट दे दिया, डे 4 में हम पहुंच गए, डे 5 में हम पहुंच गए, डे 1 पे जाके फिर से टेस्ट अटेम्प्ट करो कि आपको याद है वहाँ का सब कुछ, तो आपकी रिविजन भी साथ साथ चलती रहेगी। ये बात आप समझ के चलो। या अगर आप अगर दिन के 20 क्वेश्चन भी टेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन मतलब 20 MCQ, यानी कि 10 दिन में आपके कितने 200 MCQ के अलग से बन जाएंगे। पढ़ भी रहे हो और साथ में MCQ भी याद करते जा रहे हो, और बाकियों से कंपैरिजन भी करते जा रहे हो, बाकियों की रैंकिंग भी वहाँ पर देखने को मिलती है, आपकी रैंकिंग क्या, बाकियों की रैंकिंग क्या है, आप कितना स्कोर कर रहे हो, बाकी कितना स्कोर कर रहे हो, अपना कंपटीशन भी चेक करते जा रहे हो। तो बेहतरीन तरीके से करते जाओगे, बस टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाओ, वीडियोस को देखते जाओ और वीडियोस को शेयर करते जाओ, क्योंकि ये वीडियोस आपको अगर नहीं पता होगा लेकिन कितने एफर्ट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वीडियो को शेयर करो, सब तक पहुँचाओ, जिस भी ग्रुप में आप हो उनमें इस वीडियो को शेयर करो, सबको पता लगना चाहिए ना कि कोर्स भी चल रहा है यहाँ पे यूट्यूब में कंप्लीट कोर्स के नाम से। फेब और मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे ट्रिक्स की हेल्प से हमने कवर कर लेते। आज के बात करें अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज कवर करें। टोटल कितने हैं, 3 तो 5 तो 7 8 9 10, तो नाना करते करते यहाँ पे भी 10 डेज यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। ये भी कोशिश करूँगा ट्रिक्स की हेल्प से समझा सकूँ, तो हमने वही कवर करने हैं। बाकी आपने क्या करना है, वीडियोस को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं 1 अप्रैल की। तो 1 अप्रैल को कौन सा डे आ गया, उड़ीसा फाउंडेशन डे। 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे। 13 अप्रैल को है जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था। 14 अप्रैल को है अंबेडकर जयंती, BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन होता था। 18 अप्रैल को है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को है वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल को है इंग्लिश लैंग्वेज डे। 24 अप्रैल को है नेशनल पंचायती राज डे। और 25 अप्रैल को है वर्ल्ड मलेरिया डे। अब ये सब कुछ कैसे कवर करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। 1 अप्रैल को क्या होता है, अप्रैल फूल डे भी अब कहते हो, अप्रैल के 1 को अप्रैल फूल डे होता है। तो जब लोगों को अप्रैल फूल बोलते पागल ना, तो पागल ना के इंसान क्या करता है, उड़ जाता है, भाग जाता है, उड़ जाता है ना, पागल ना के लोगों को इंसान उड़ जाता है। तो उड़ने से अब उड़ीसा याद रख लेना, उड़ उड़ीसा ऐसे याद कर लेना। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे होता है, उड़ीसा का फाउंडेशन, उड़ीसा स्टेट बनती है इसलिए। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। अब जब एक बंदा सबको पागल बना गया, कोई बंदा 7 हफ्ते तक पूरा पागल बनाता रहा किसी को, अब हफ्ते के बाद उसकी हेल्थ चेक करी जाती है, क्या वो अब ठीक भी है, पागल तो नहीं होगा सच में कहीं सबको पागल बनाया जा रहा है। 1 तारीख को चल अप्रैल फुल डे था, ठीक है बनाया, लेकिन पूरे हफ्ते पागल ही बनाया जा रहा है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है। तो 7 अप्रैल को क्या उसकी हेल्थ चेक करनी है, तो 7 अप्रैल को क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, समझ गए हो। तो अप्रैल फुल बना के वो उड़ गया, उड़ीसा डे पूरे हफ्ते बनाता रहा, तो हमने हफ्ते के बाद चेक करना भाई वो वाकई में सही है, सच में पागल हो गया खुद ही। तो हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा। फिर 13 अप्रैल तो आप सभी को पता ही है, हिस्ट्री आप पढ़ते 13 अप्रैल की, जब हम डेट की याद रखते हैं जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, इतना वो भयंकर वो हत्याकांड हुआ था उस टाइम पीरियड पर, तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा, तो इसमें किसी तरह की ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। 14 अप्रैल को क्या है, अम्बेडकर जयंती है, भीमराव अम्बेडकर जी की बात की थी। आप ऐसे बोल सकते हो कि जलियांवाला बाग से इतना दुख हुआ था कि उसके बाद सोचा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, फिर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखना स्टार्ट किया। इस तरीके से आप बना सकते हो कि हमारा कोई संविधान होना चाहिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 13 का वो हुआ था, तो एक दिन के बाद अम्बेडकर जी ने सोचा, इसीलिए
अम्बेडकर जयंती 14 को आ गई है। फिर अब ये पोर्शन सारा हम हटा देते हैं, आगे 18 से स्टार्ट करते हैं। 18 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है। हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, इसकी फिलहाल कोई ट्रिक नहीं है, आप खुद ही बना लेना। 21 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। 21 अप्रैल को क्या होता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अब पागल पुगल बना बड़ा हो गया अप्रैल के मंथ में, अब सीरियस हो जाते हैं, ये खेलना वगैरह बड़ा हो गया, हेल्थ चेकअप वगैरह हो गया, अब सीरियस हो जाते हैं हम। और सीरियस कब होंगे, क्योंकि अब 21 साल की 21 की एज हो चुकी है, शादी करने की उम्र हो चुकी है लड़कों की, क्यों ना एग्जाम की तैयारी की जाए, नौकरी ली जाए, तभी तो शादी होगी। तो 21 साल की उम्र हो चुकी है, शादी का टाइम हो चुका है, सीरियस होना पड़ेगा, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो 21 की हो गई, यानी कि 21 अप्रैल की बात कर रहे हैं, ये खेल वगैरह खत्म, सीरियस हो जाना 21 तारीख को। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे आ गया। अब 21 तारीख को नेशनल सिविल सर्विसेज डे है, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे है। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो छोटा मोटा पढ़ के कुछ नहीं होगा, पूरे अर्थ के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, पूरे अर्थ को समझना होगा। सिविल सर्विसेज का ऐसा एग्जाम है। तो अगर आप 21 तारीख को नेशनल सिविल सर्विसेज डे की तैयारी कर रहे हो, तो अगले ही दिन 22 तारीख को पूरे अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। तो 22 अप्रैल को क्या होगा, अर्थ डे। फिर इसके एक दिन के बाद 23 अप्रैल को, याद है कुछ लोगों को लगता है यार इंग्लिश बड़ी जरूरी है सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए, इंग्लिश बोलना बड़ा जरूरी है इंटरव्यू के लिए, तो वो इंग्लिश की तरफ भी भाग जाते हैं। तो 21 तारीख को नेशनल सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की, 22 को पूरे अर्थ की याद आई और 23 को इंग्लिश की याद आ गई। तो इंग्लिश लैंग्वेज है 23 अप्रैल को आ गया, पूरी सीक्वेंस में चल रहा है। फिर 24 अप्रैल को क्या आ गया, नेशनल पंचायती राज डे। हालांकि ये भी आप आराम से पॉलिटी वगैरह में पढ़ते हो 24 अप्रैल के बारे में, लेकिन इस ट्रिक से कैसे याद करोगे, आप सिविल सर्विसेज डे की तैयारी कर रहे हो, आपको अर्थ की याद आ गई, आपको इंग्लिश की याद आ गई, लेकिन अब इंडिया में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो पंचायती राज गांव के लेवल की बात करो, पंचायती सारा सिस्टम सेट करते हैं, उनको कैसे भूल सकते हो। तो 24 तारीख को फाइनली जाके घूम फिर के कहां पर आ गए, पंचायतों के पास आ गए। और 25 तारीख को वर्ल्ड मलेरिया डे आ गया। तो इस तरीके से आप कवर कर लेना, क्योंकि उस पर डिजीज वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए वो वाला डे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो सारे कवर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू। आज की इस वीडियो को लास्ट सब्जेक्ट करने वाले मैथमेटिक्स आज नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं करवाया जाएगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपको करवाने लगा हूँ। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा आज। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आपको करवाए थे, किस तरह से यूरोपियंस यहाँ पे एंट्री करते थे। सबसे पहले जो आए थे वो आपको पुर्तगाली, सबसे लास्ट में तो पुर्तगाली थे, सबसे लास्ट में जो मेजर आए थे वो फ्रेंच वाले आए थे। तो ब्रिटिश के बारे में पढ़ा, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, फ्रेंच के बारे में पढ़ा था ना, इस तरह से हम सब कुछ पढ़ते जा रहे थे। आज हम यहाँ पे डेन्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखो डेन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर 1616 में यहाँ पर हुई थी, 1616 में हुई थी पहली बार। किंग क्रिस्टियन फोर्थ की बात करेंगे, चार्टर साइन करता है इसके अकॉर्डिंग। ये इस टाइम राजा हुआ करते थे, 12 साल की मोनोपोली थी कि आप जाके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था। हालांकि जब ये यहाँ पर आए थे पहले और सिलोन श्रीलंका वाले साइड में आए थे, आधे लोग वहीं पर मर गए थे, वो सारी कहानी छोड़ते हम यहाँ पे जब इंडिया के मेन लैंड पे एंट्री करी इन्होंने, तो तंजौर किंगडम उस टाइम हुआ करता था, रूलर थे रघुनाथा नायक की बात करेंगे। एक ट्रीटी साइन करते हैं 19 नवंबर 1620 को, एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वहाँ का एक टाउन था ये ट्रंक बार, जो तमिलनाडु के आज में आता है, वो दे देता है कि आप वहाँ पे अपनी सेटलमेंट वगैरह कर सकते हो। तो डेन्स थे वहाँ पे सेटलमेंट अपने स्टार्ट कर लेते हैं। और कैप्टन क्रेप को वहाँ का पहला गवर्नर बनाते हैं। तो डेन्स का पहला गवर्नर कौन था इंडिया में, कैप्टन क्रेपल की बात करें, कैप्टन क्रेप की बात करेंगे। और इस तरह से पहले ट्रंक बार के बाद ये सिरमपुर जो कि वेस्ट बंगाल में आता है वहाँ पे सेटलमेंट करते हैं, निकोबार वाली साइड में सेटलमेंट करते हैं। लेकिन ये ज्यादा ट्रेड वगैरह नहीं करते, क्योंकि एट द एंड ये क्या करते हैं, सब कुछ बेच कर यहाँ से वापस निकल जाते हैं। जैसे 1845 में ये आधे से ज्यादा अपनी कॉलोनी वगैरह जो ब्रिटिश एम्पायर को बेच देते हैं। फिर निकोबार आइलैंड की बात करेंगे 1860 में, वो भी ब्रिटिश को बेच देते हैं। तो इस तरह से ये डेनिश की कहानी यहाँ पे स्टार्ट, यहीं पे खत्म हो गई थी। ज्यादा टाइम इन्होंने यहाँ पे कुछ कवर वगैरह करा नहीं था, यहाँ पे बेच वगा के यहाँ पे चले गए थे यहाँ पे। तो इनको वैसी फाइट नहीं करनी पड़ी, जैसे हम देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे। अभी सबकी एंट्री करवा दिया है, अब इनके बीच में लड़ाई होंगी, जैसे इंग्लिश और ब्रिटिश की बात करेंगे इसमें, और पुर्तगाली में और ब्रिटिश में फ्रेंच में लड़ाई होंगे ना, इस तरह से करके। और लास्ट में जाके क्या होगा, एक ब्रिटिश बच जाएंगे यहाँ पे, फिर ब्रिटिश यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करेंगे। ये सब तुमने पढ़ना है, तो सबकी एंट्री हमने करवा दी है। अब ये सभी जो यूरोपियंस थे आपस में लड़ाई करेंगे, आने वाले वीडियोस में वो वाला क्वेश्चन कवर करना है। तो फिलहाल हिस्ट्री के में आज का इतना ही था, और बाकी आज की इस पूरी वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा। एक बार फिर से बोलूंगा, जिन्होंने बीच में क्वेश्चन स्किप किया होगा रीजनिंग का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक्स वगैरह चाहिए, जेके लेटेस्ट इन्फो ज्वाइन कर लो।
कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हो, कुछ काम की बात करना चाहते हो, इस नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक होगा टेस्ट सीरीज का, परफॉर्मेंस नाम होगा, हालांकि आपको डायरेक्ट सीधा लिंक ही मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आप एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा परफॉर्मेंस के नाम से। आपने वो ज्वाइन करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड टेस्ट आपको वहाँ पे मिलते जाता है। पढ़ते आप यहाँ पे जाओगे, टेस्ट वहाँ पे देते जाओगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, टेस्ट भी देने, उसी से तो आपको तैयारी का पता लगेगा। तो सिर्फ 99 रुपीज़ में रहने वाला है, सिर्फ 99 रुपीज़ वन टाइम की पेमेंट है। और आने वाले टाइम पर क्या होगा, अभी तो डे 5 तक पहुंचे, अभी जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ में। आने वाले टाइम पे जब कुछ हमारे डेज 15 डेज 20 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, जब हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे होंगे, तब मॉक टेस्ट भी आपके सामने आते रहेंगे। वो जनरल मॉक टेस्ट होंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट तैयार करे जाएंगे। आपको पता लगेगा वाकई में जब सभी सब्जेक्ट आपके सामने आ रहे तो कितना रिस्पॉन्स कर पा रहे हो। तो आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप कहीं पर भी जाके पढ़ो, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ लेक्चर्स को फॉलो करो, साथ ही साथ वो एमसीक्यू को फॉलो करो। और जो एमसीक्यू यानी कि जो मैं मॉक की बात करूँ, टेस्ट वगैरह की बात कर लूँ, वो अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज्यादा प्लस पॉइंट मिलने वाला। और आने वाले टाइम पर क्या होगा, जो पढ़ाते वक्त में कभी स्किप कर देता हूँ तो उसका एमसीक्यू भी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल जाएगी। जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपको लगता है कि आंसर सही नहीं, क्यों सही नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी वहां पर मिल जाएगी, तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो इस तरीके से वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज्वाइन कर लो, एक साथ टेस्ट देने से अच्छा है जो पढ़ते जा रहे हो साथ साथ उसको टेस्ट देता हो, वो बेटर रहने वाला है। बाकी फिर तुम लोग वीडियोस को शेयर करते रहना, टारगेट 2000 लाइक्स का है, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो को शेयर करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करोगे। कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल है। अगर वीडियो को भी आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे और भी डेज ऐड हो गए होंगे, आप जाके प्लेलिस्ट एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। और फिर से बोलूँगा वीडियो को शेयर जरूर करना, जो टॉपिक अभी स्किप होते जा रहे हो आने वाले दिनों में जरूर कवर होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।